स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टुडेज लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है हाइड्रोजन। ठीक, तो इस चैप्टर के अंदर हमें हाइड्रोजन के बारे में बात करनी है, हाइड्रोजन की केमिस्ट्री के बारे में बात करनी है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर हाइड्रोजन। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन के अगर हम बात करें, इस हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल जो है वी राइट इट विद द लेटर H। ठीक, सो H से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन को। और हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है इट इज द फर्स्ट एलिमेंट, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक, तो मैं लिख रहा हूं, इट इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर जो है दैट इज इक्वल टू 1, यानी इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और इसकी आउटर मोस्ट शेल, इनफैक्ट जो इसके पास एक ही शेल होती है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के अलावा न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम कहें, वी कैन से कि हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है ना, सारे एलिमेंट्स में सबसे सिंपलेस्ट जो एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखूंगा, इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, simplest of all the elements, simplest of all the elements। ठीक, simplest of all the elements। ठीक है ना। नाउ चूंकि हमने कहा कि दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और आप लोगों को याद होगा, जहन में होगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है दैट इज बेस्ड ऑन बोहर-बरी स्कीम और दैट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन लिखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज इक्वल टू 1s1। ठीक है, नाउ हमने ऑलरेडी एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े हैं और हमने वहां पे बताया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं जिन एलिमेंट्स के अंदर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस सबशेल के अंदर एंट्री करे। ठीक है ना, तो अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट की तरफ देखें, इसमें जो एक अकेला इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में जा रहा है, एस सबशेल के अंदर जा रहा है। सो वी विल बी एक्सपेक्टिंग दिस हाइड्रोजन टू बी एन एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, लेकिन हमने वहां पे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में वाजिया कर दिया था कि हाइड्रोजन जो होता है उसको हम एज एन एस ब्लॉक एलिमेंट ट्रीट नहीं करते हैं या एज एन अल्कली मेटल ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1। ठीक, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रही है अल्कली मेटल्स के साथ, बट वी डू नॉट कंसीडर इट एज एन अल्कली मेटल। ठीक, तो वहां पे हमने बताया था इसकी पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है दैट इज एनॉमलस, एंड वी कंसीडर इट टू बी वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दैट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुड नॉट अकोमोडेट हाइड्रोजन एट इट्स प्रॉपर प्लेस। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे दैट विल बी द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक, सो एज वी ऑलरेडी नो, जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि इस हाइड्रोजन एलिमेंट की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है। इसकी हम बता सकते हैं कि एक मखसूस या एक पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है, इट इज एन एनॉमलस पोजीशन। ठीक है ना, सो वी कैन सिंपली से position of hydrogen is anomalous, anomalous position of hydrogen, anomalous position of hydrogen। Why is the position of hydrogen anomalous? The reason is that कि इस हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करती है और इस हाइड्रोजन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज ग्रुप नंबर 17 यानी हैलोजन एटम्स के साथ भी मैच करती है। ठीक है, सो एनॉमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन किसके बिना पे है, इट्स प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल बोथ ग्रुप 1 and group 17,
ग्रुप 1 के साथ भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं और ग्रुप 17 के साथ भी इसकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। तो या तो इसको ग्रुप 1 के साथ रखा जाना चाहिए या ग्रुप 17 के साथ रखा जाना चाहिए, ठीक है ना, दोनों के साथ प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, ठीक है। अल्टीमेटली हमने देखा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको ग्रुप 1 के टॉप पे रखा जाता है, सेपरेटली रखा जाता है, एंड दैट कंफर्म्स कि इसकी पोजीशन जो है वो 100% जेन्युइन पोजीशन नहीं है, इट इज एन एनॉमलस पोजीशन, बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज 17 के साथ भी मैच करती है, ग्रुप 1 के साथ भी मैच करती है, ठीक है ना। सो इसकी पोजीशन एनॉमलस है बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलैरिटीज, इट्स रिजेंबलेंस विद ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 17, ठीक। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या सिमिलैरिटीज ये शो करता है ग्रुप 1 के साथ और क्या क्या सिमिलैरिटी शो करता है ग्रुप 17 के साथ, ठीक। नंबर 1, पहले अगर हम बात करें सिमिलैरिटीज विद ग्रुप 1 यानी अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो अगर आप याद करें अल्कली मेटल्स की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS1, यानी उनकी वैलेंस शेल के S सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक। अभी हमने देखा कि जो हाइड्रोजन होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, यानी उसकी भी वैलेंस शेल के S सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो सिमिलैरिटी है इसकी किसके साथ, विद द अल्कली मेटल्स, ठीक। सो द फर्स्ट सिमिलैरिटी इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैचेस दैट ऑफ group 1, that is 1s1, so it resembles the general outer electronic configuration of अल्कली मेटल्स 1s1, दिस इज वन ऑफ द सिमिलैरिटी, ठीक है। नंबर 2, अगर आप याद करें सोडियम की बात करें, लिथियम की बात करें, वी नो लिथियम फॉर्म्स Li पॉजिटिव, सोडियम फॉर्म्स Na पॉजिटिव, क्योंकि उनके पास जो लास्ट वाली शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, दे आर ऑलवेज रेडी टू गेट रिड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, सो दैट दे विल अचीव द नियरेस्ट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। और अगर हाइड्रोजन की बात करें, आपको पता है हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट होता है, हाइड्रोजन क्या बनाता है कंपाउंड्स में, H पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखता है। H पॉजिटिव कैसे बनाएगा, जैसे अल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन लूज करके यूनिवैलेंट कैटायन बनाते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन जो है इट ऑल्सो लूजेस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H पॉजिटिव आयन, सो अनदर सिमिलैरिटी विद द ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ठीक है। नंबर 3, जैसे आपको पता है अल्कली मेटल्स डिटेल में डिस्कशन किया है, अल्कली मेटल्स दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, they form oxides, alkali metals react with halogens, they form halides, alkali metals react with sulfur and form sulfides, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन भी कंबाइन होता है मेटल्स के साथ, हाइड्रोजन भी कंबाइन होता है हैलोजेंस के साथ और बनाता है हैलाइड्स, हाइड्रोजन भी कंबाइन होता है सल्फर के साथ और बनाता है सल्फाइड, ठीक है ना। और इनके फॉर्मूलाज जो होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। जैसे अगर मैं अल्कली मेटल्स की बात करूं, सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है। और अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके H2O ऑफ द जनरल फॉर्मूला इसी के तरह बनाता है, ठीक है ना। अल्कली मेटल्स भी हैलोजन के साथ कंबाइन होके लेट्स से फॉर एग्जांपल NaCl बनाएगा NaCl, इसी तरीके से हाइड्रोजन भी Cl के साथ कंबाइन होके HCl बनाता है, ठीक है ना। सोडियम की अगर मैं बात करूं अल्कली मेटल की, इट विल कंबाइन विद सल्फर एंड विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फाइड ऑफ द फॉर्मूला Na2S। सिमिलरली हाइड्रोजन विल आल्सो कंबाइन विद सल्फर एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2S, ठीक है। तो जैसे अल्कली मेटल्स ऑक्साइड्स, हैलाइड्स और सल्फाइड्स बनाते हैं, उसी फॉर्मूला का उन्हीं के जैसा ऑक्साइड, हैलाइड और सल्फाइड हाइड्रोजन भी बनाता है, ठीक है ना। सो ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो रिजेंबल करते हैं लाइक दैट ऑफ द अल्कली मेटल्स, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम कुछ सिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन की बात करें विद दैट ऑफ द ग्रुप 17 यानी हैलोजेंस, हैलोजेंस के अंदर कौन कौन आता है, वी हैव फ्लोरीन, वी हैव क्लोरीन, we have bromine, we have iodine, ठीक है। Now, if you remember, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगी, I will write it here. फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन it is, या मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, it is NS2 NP5. So we know they are short of just one electron from that of the nearest noble gas, ठीक। और अगर हाइड्रोजन की भी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, it is 1s1 और इसका नजदीक वाला नोबल गैस है हीलियम, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। सो लाइक हैलोजेंस आर शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन,
than that of their nearest noble gas, hydrogen is also just short of one electron than that of its nearest noble gas, helium. So they resemble in this feature with the this halogens. ठीक है ना, halogens को जैसे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है नोबल गैस, नजदीक वाले नोबल गैस से, हाइड्रोजन को भी बिल्कुल वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की कमी है than that of the nearest noble gas. नंबर वन, ठीक है. नंबर सेकेंड, so this is one, it is short of one electron. Number second, दूसरी similarity, जैसे you know fluorine will form F minus by acquiring one electron, chlorine will form Cl minus, bromine will form Br minus, iodine will form I minus. बिल्कुल उसी तरीके से हाइड्रोजन के अंदर भी एक कैपेबिलिटी होती है, it will accept one electron like that of the halogens and it will result in the formation of what we call as hydride ion. ठीक है ना, ये क्या बनाएगा, it will result in the formation of H minus ion. ठीक है, so we can simply say it gains one electron like that of the halogens to achieve the stable noble gas configuration and will result in the formation of H minus ion, जिस ion को हम hydride ion का नाम देते हैं. ठीक है, so we call it as hydride ion. ठीक, तो जैसे halogens एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है और वो अपने नजदीक वाले नोबल गैस की तरह बन जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरिटी क्या है, जैसे halogens diatomic form में exist होते हैं. क्या मतलब, we know fluorine exists as a diatomic species F2, chlorine exists as Cl2, bromine exists as Br2, iodine exists as I2. ठीक है, जैसे halogens exist करते हैं as diatomic species, बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोजन भी atomic state में exist नहीं होता है, it exists as a unit of two hydrogen atoms as H2. ठीक है ना, हाइड्रोजन exists as H2 in the natural form. ठीक है ना, so जैसे हाइड्रोजन जैसे halogens diatomic form में exist करते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी diatomic form में exist करता है as H2. ठीक है ना, so that means हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 की तरह भी होती है और कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 की तरह भी होती है, यानी it should have been placed either with alkali metals or with this group 17 और halogens. ठीक है ना, तो that means इसकी पोजीशन जेन्युइन पोजीशन नहीं है क्योंकि इसको रखा गया है अल्कली मेटल्स के ऊपर. ठीक है ना, इसीलिए हम इसको अल्कली मेटल्स के अंडर स्टडी नहीं करते हैं. वहां पे भी हमने बताया था कि हाइड्रोजन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ टिपिकल एस ब्लॉक एलिमेंट और अ टिपिकल वी कैन से टिपिकल अल्कली मेटल. क्लियर है बात. ठीक, इनफैक्ट हाइड्रोजन मेटल भी नहीं होता है, इट्स अ नॉन मेटल लाइक दैट ऑफ हैलोजेंस. ठीक है ना, तो ये एक और प्रॉपर्टी जो है हैलोजेंस की तरह इसके साथ मैच करती है. ठीक है, सो कुल मिला के बात यह है कि हाइड्रोजन रिजेंबल्स बोथ ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 17 एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट डज नॉट हैव अ जेन्युइन पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है ना, दिस वाज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग हाइड्रोजन. क्लियर. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज वी हैव टू डिस्कस थ्री थिंग्स हियर इन दिस चैप्टर. हमें हाइड्रोजन के बारे में बात करनी है. ठीक है, H2 डाइहाइड्रोजन के बारे में बात करनी है. नंबर सेकंड, हमें इसके कंपाउंड वाटर के बारे में बात करनी है. एंड नंबर थर्ड, एक और कंपाउंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में बात करनी है. ठीक है, तो चलिए पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज डाइहाइड्रोजन और H2. हाइड्रोजन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो हमारे टेक्स्ट के अंदर लिखी गई है उसके बारे में हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ठीक, नंबर वन, पहली चीज डाइहाइड्रोजन के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द एबंडेंस एंड द ऑकरेंस ऑफ डाइहाइड्रोजन. ये कैसे ऑकर होता है और इसकी एबंडेंस क्या है नेचर के अंदर. ठीक, पहली बात जो आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कि हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द एंटायर यूनिवर्स. ठीक है ना, पूरी कायनात के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में एलिमेंट पाया जाता है दैट इज हाइड्रोजन. ठीक है ना, दैट इज हाइड्रोजन. ठीक, कितना मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, कितना, 70% ऑफ द टोटल मास. 70% of the total mass of the universe is composed of hydrogen. ठीक, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि जो स्टार्स होते हैं, जो सन होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और उस हाइड्रोजन की फिशन फ्यूजन रिएक्शन वहां पे होती है. ठीक है ना, सो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज हाइड्रोजन, नॉट इन द अर्थ's crust, in the
एंटायर यूनिवर्स, दैट इज हाइड्रोजन। क्लियर, ठीक है ना, नंबर 1 पॉइंट। ठीक, नंबर 2, अगर हम अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करें, वी नो हमारे इर्द गिर्द जो गैसियस कवर है, जो एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं। मोस्ट एबंडेंट गैस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, फॉलोड बाय ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन कितनी क्वांटिटी? अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर इट इज जस्ट 0.15%, बहुत कम क्वांटिटी में, 0.15% बाय मास। ठीक है, नंबर 3, अर्थ क्रस्ट की अगर बात करें, अर्थ क्रस्ट में ये कंबाइंड फॉर्म में होता है। ठीक है ना, ये वाटर के फॉर्म में होगा, H2O, हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ H2O। बहुत सारा अमाउंट जो है 70%, इनफैक्ट 71% ऑफ द टोटल दिस अर्थ जो है वो वाटर का ही बना होता है। ठीक है ना, कंबाइंड फॉर्म में होगा, वाटर के फॉर्म में, इसी तरीके से हाइड्राइड्स के फॉर्म में कहीं होगा, इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में कहीं होगा, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। हमारी बॉडी के अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो ओवरऑल कंबाइंड फॉर्म में अगर अर्थ क्रस्ट की बात करें, अर्थ क्रस्ट कंप्राइजेस ऑफ 15.4% बाय मास, 15.4% बाय मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट इट कंप्राइजेस ऑफ हाइड्रोजन इन द कंबाइंड स्टेट। ठीक है, पूरी कायनात में 70%, टोटल यूनिवर्स 70% इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, 0.15% किसमें? एटमॉस्फेयर में, एंड 15.4% बाय मास in the earth's crust. ठीक है, so this was the first point about dihydrogen, that was about its abundance and its occurrence. Clear? ठीक है, number 2, next आगे बढ़ते हैं। number 2 is isotopes of hydrogen। क्वेश्चन पूछा गया था इस बार भी आपके नीट 2021 में आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, बिल्कुल सिंपल। ठीक है ना, आइसोटोप्स किनको कहते हैं? शाबाश, ऑलरेडी पढ़ा है, लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। आइसोटोप्स किनको कहते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है ना, लेकिन मास नंबर्स डिफरेंट होते हैं। ठीक, सो वी कैन से दे आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर्स। ठीक है ना, मास नंबर किसको कहते हैं? मास नंबर हम कहते हैं सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है ना, एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। सम टोटल ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मास नंबर। ठीक है, नाउ जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, यानी एक ही एलिमेंट के एटम्स है, लेकिन जिसमें मास नंबर डिफरेंट हो, सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होगा। ठीक, तो यू विल रिमेंबर दैट हाइड्रोजन जो है इट एग्जिस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ 3 आइसोटोप्स। ठीक, नंबर 1, पहला आइसोटोप जो है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटियम। प्रोटियम, ठीक है, प्रोटियम जिसको हम H11 से रिप्रेजेंट करते हैं, H11। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा है आप लोगों ने, सिंबल के नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और इसके ऊपर इसका मास नंबर लिखा जाता है, सम ऑफ द प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर। नाउ H11 का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बताऊं तो इसके एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अंदर चूंकि एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसके अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और इसकी शेल के अंदर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, बट इसके न्यूक्लियस के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो द ओनली एटम जिसके न्यूक्लियस के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, दैट इज द प्रोटियम, H11, एंड दिस इज द मोस्ट एबंडेंट। ये मोस्ट एबंडेंट हाइड्रोजन एटम होता है, मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो आइसोटोप प्रेजेंट होता है दैट इज प्रोटियम H11, और इसके न्यूक्लियस के अंदर नो न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है ना, नो न्यूट्रॉन, इट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, नंबर 1। ठीक, नंबर 2, दूसरा आइसोटोप जो है दैट इज कॉल्ड एज ड्यूटेरियम। शाबाश, ड्यूटेरियम का एक और नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैवी हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैवी हाइड्रोजन। इसका सिंबल जो है इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, D से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, मे भी आपने सुना होगा, अगर मैं लिखूं H2O, दिस इज वाटर, दिस इज सिंपल वाटर। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन के बजाय ये प्रोटियम है,
ठीक है ना, नॉर्मल जो है प्रोटियम जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, अगर हाइड्रोजन के बजाय प्रोटियम के बजाय ड्यूटेरियम वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो फॉर्मूला बनेगा D2O और इसको हम नाम देते हैं हैवी वाटर, वी कॉल इट एज हैवी वाटर। ठीक है, सो व्हाट इज हैवी वाटर? वो वाटर जिसके अंदर हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप प्रेजेंट होता है? ड्यूटेरियम। ठीक है, और अगर इसके सिंबल की बात करें, इसका सिंबल H1, एटॉमिक नंबर वही है 1, सेम एटॉमिक नंबर H12। H12 का मतलब इसका मास नंबर जो है दैट इज 2। ठीक, नाउ H1 1 यानी एटॉमिक नंबर 1, तो अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं, इसके न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी मुझे पता है क्या चीज प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 1, सो इट कंटेन्स 1 प्रोटॉन। अब क्योंकि मास नंबर 2 है, मास नंबर 2 कब होगा? जब इसके अंदर एक न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, बाहर शेल्स में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक, सो इसके न्यूक्लियस की अगर बात करें, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस की अगर बात करें, तो न्यूक्लियस कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। ठीक, वी कॉल इट एज हैवी हाइड्रोजन एज वेल। ठीक है, नंबर 3, तीसरा आइसोटोप जो है दैट इज कॉल्ड एज ट्राइटियम और ट्राइशियम, जो भी आपकी मर्जी हो, ट्राइटियम और ट्राइशियम। ठीक, इसका सिंबल जो है दैट इज H13। अब आप खुद ही बता सकते हैं H13 का मतलब क्या है, इसका मास नंबर है 3, तो अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बताऊं, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटॉन तो एक ही होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3 कब होगा? जब इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और शेल्स के अंदर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ठीक, इस आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन को हम नाम देते हैं ट्राइटियम और ट्राइशियम। फाइन, ठीक है। Now, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि दिस इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2021 में, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। नाउ रेडियो एक्टिव किसको कहते हैं? रेडियो एक्टिव हम उन सबस्टेंसेस को कहते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है ना, अनस्टेबल होने का मतलब जो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना, जो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं विद द एमिशन ऑफ एनर्जी, विद द एमिशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, कोई ऐसा सबस्टेंस जो नेचुरली डिसइंटीग्रेट होता है विद द एमिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, उन सबस्टेंसेस को हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव सबस्टेंसेस। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है नेचुरल डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए सबस्टेंस थ्रू एमिशन ऑफ रेडिएशंस। ठीक है ना, तो इसके मैटर या इसके मतलब वी कैन से इसके बॉडी से या इस एलिमेंट से एनर्जी निकलती है, ये ब्रेक हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है नेचुरली और वहां से एनर्जी निकलती है। ठीक है ना, किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ठीक है ना, अब हमें यहां पे रेडियो एक्टिविटी के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, सिर्फ उस क्वेश्चन पे आएंगे जो पूछा गया है नीट एग्जाम में और काफी बार पूछा गया है अभी तक। ठीक है ना, दैट इज दिस कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो कंटिन्यूअसली ब्रेक हो जाते हैं और वो एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी एमिट करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ 3 थिंग्स। ठीक है ना, दे एमिट अल्फा पार्टिकल्स, यू विल बी फैमिलियर विद अल्फा पार्टिकल्स। क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल्स? ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल्स आर लाइक दैट ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। दे एमिट बीटा पार्टिकल्स, दे एमिट बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, एंड इसी तरीके से दे एमिट गामा रेडिएशंस। ठीक, क्या कहा हमने? दे आर रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब है दे आर अनस्टेबल, बीइंग अनस्टेबल दे ऑलवेज डिसइंटीग्रेट एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेडिएशंस। ठीक है ना, हाइड्रोजन के आइसोटोप H13 की खासियत क्या है? इसकी डिसइंटीग्रेशन जब होती है, इट डिसइंटीग्रेट्स वाया बीटा पार्टिकल एमिशन। इट डिसइंटीग्रेट्स वाया बीटा पार्टिकल एमिशन, मतलब जब ये डिसइंटीग्रेट होता है तो इसके अंदर से एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स बाहर आते हैं। ठीक है ना, कैसे होता है ये सब, उसके बारे में यहां पे डिटेल में डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्राइटियम जो है, इट इज अ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, इट विल डिसइंटीग्रेट एंड इट विल रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं? एनर्जी को एमिट करते हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ अल्फा पार्टिकल्स
और इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल्स और इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशन। ठीक, कुछ एलिमेंट्स तीनों एमिट करते हैं, कुछ एलिमेंट्स सिर्फ अल्फा एमिशन करते हैं, कुछ एलिमेंट्स सिर्फ बीटा एमिशन करते हैं, कुछ में सिर्फ गामा एमिशन हो सकती है, ठीक है ना, कुछ में अल्फा और बीटा साथ में निकलेंगे, कुछ में अल्फा और गामा निकलेगा, कुछ में बीटा और गामा निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो गौर करने वाली बात है वो ये कि ट्राइशियम डिसइंटीग्रेट्स वाया बीटा पार्टिकल एमिशन। Tritium disintegrates via beta particle emission. This is one of the most important things. It was asked in your 2021 NEET examination and बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पड़ाव की तरफ हम चलते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, इन आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, यू विल रिमेंबर दैट दे पोजेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक जैसी होती है, ठीक है ना। इनकी केमिस्ट्री एक जैसी होती है, मतलब आप प्रोटियम की रिएक्शन करें ऑक्सीजन के साथ तो ये बर्न हो जाएगा, वाटर बनाएगा। ड्यूटेरियम की रिएक्शन करें ऑक्सीजन के साथ, वो भी वाटर बनाएगा। ट्राइशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें, वो भी वाटर ही बनाएगा, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। एक और चीज मैं भूल गया यहां पे, वो ये कि ये जो ट्राइशियम होता है, इट इज द लीस्ट एबंडेंट, सबसे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, लीस्ट एबंडेंट, ठीक है। कितना लीस्ट, इट इज फाउंड one atom per 10 raised to power 18 atoms of प्रोटियम, ठीक है। दैट मीन्स अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन के 10 रेज़ टू पावर 18 एटम्स हमारे पास है, ठीक, उनमें से खाली एक एटम होगा किसका, ट्राइशियम का, बहुत ही लेस क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, ठीक। नेक्स्ट वन, अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इन सभी आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, सिर्फ डिफरेंस कहां पे होती है, दे डिफर इन देयर रेट्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है ना। तो इनकी जो रेट्स ऑफ रिएक्शंस होती है वो डिफरेंट होती है, यानी तेजी के साथ, कितना तेजी के साथ ये रिएक्ट करेंगे उसमें डिफरेंस होती है, ठीक है ना। क्यों डिफरेंस होती है, क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें HH, ड्यूटेरियम की बात करें DD, ठीक है ना, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज अलग अलग होती है, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज क्या होती हैं, अलग अलग। तो इनको ब्रेक करने में डिफरेंट एनर्जी लगेगी, डिफरेंट एनर्जी लगने का मतलब ये डिफरेंट रेट्स ऑफ द रिएक्शन से रिएक्ट करेंगे, डिफरेंट स्पीड से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती है, दे पोजेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। सो आइसोटोप्स के बारे में हमने क्या याद रखा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम के अंदर एक न्यूट्रॉन होता है, ट्राइटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से रेडियो एक्टिव कौन है, ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है, और वो कैसे डिसइंटीग्रेट होता है, बाय द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स, फाइन, ठीक है। और लेस एबंडेंट कौन है, ट्राइटियम, मोस्ट एबंडेंट कौन है, प्रोटियम। नेक्स्ट चीज क्या हमने बताई, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, और इनकी रेट्स ऑफ रिएक्शंस डिफरेंट होती हैं। क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट पड़ाव की तरफ चलते हैं हम, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हाइड्रोजन को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक। नंबर 1, प्रिपरेशन की जब भी बात आती है तो 2 मेथड्स, एक लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं और एक कमर्शियल स्केल पे ज्यादा क्वांटिटी में कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक। सबसे पहले अगर बात करें लैब मेथड की, लैब के अंदर 10th क्लास में आप को एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है केमिस्ट्री लैब में, ठीक है ना, जहां पे आपको दिया जाता है एक बोतल दी जाती है, जिस बोतल के अंदर 2 होल्स होते हैं यहां पे, ठीक है ना। इस बोतल को हम नाम देते हैं वुल्फ्स बोतल, वुल्फ्स बोतल, याद आ रहा होगा आप लोगों को, किया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। और इस वुल्फ्स बोतल के अंदर हम एक फनल डालते हैं, जो कुछ इस तरीके की फनल होती है, ठीक है। इस फनल को हम नाम देते हैं थिसल फनल, शाबाश, याद आ रहा होगा, थिसल फनल। बड़े शौक के साथ ये वहां पे एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चे, ठीक है ना। और इस होल के अंदर एक ग्लास का बना हुआ एक डिलीवरी ट्यूब डाला जाता है, जिस डिलीवरी ट्यूब को वाटर के अंदर डिप किया जाता है, ठीक है। अब यहां पे क्या किया जाता है, इसके अंदर, इस वुल्फ्स बोतल के अंदर हम जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स।
जिंक के ग्रैन्यूल्स लेते हैं, ठीक, और इस थिसल फनल के थ्रू हम इसके अंदर एसिड डालते हैं, ठीक है ना, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HCl डालते हैं, ठीक ना। ये डाइल्यूट HCl जैसे ही इधर चला जाएगा इट विल रिएक्ट विद जिंक। जरा रिएक्शन को चेक करते हैं। जिंक हमने लिया सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है HCl के साथ। शाबाश, जरा बताइए क्या बनेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट विल बी ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस जो यहां पे बनती है वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू होते होते इस वाटर में जाती है। और आपको पता है जब भी लिक्विड के थ्रू, वाटर के थ्रू कोई गैस निकलती है तो यहां पे बबल्स जनरेट होते हैं, ठीक है ना, बबल्स जनरेट होते हैं, ठीक। सो कैन वी सिंपली से लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है? लैब में इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय रिएक्टिंग जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट HCl, ठीक है ना। सो व्हाट इज द रिएक्शन? जिंक प्लस HCl gives ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जिंक प्लस HCl gives ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आ रही है? लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता है? बिल्कुल इजी मेथड है। जिंक की रिएक्शन की जाती है डाइल्यूट एसिड के साथ। यू कैन यूज डाइल्यूट HCl, यू कैन यूज डाइल्यूट H2SO4, वहां पे बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाते हैं। फाइन, ठीक है, दिस इज वन मेथड, ठीक। नंबर सेकेंड, दूसरा मेथड लैब का ही, लैब के अंदर ही, बाय रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा है मेटल्स जब भी अल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है ना। तो फिर से क्या करना है? जिंक ग्रैन्यूल्स की रिएक्शन करनी है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जरा जी बताइए क्या बनता है? एक स्पेशल तरह का सॉल्ट बनता है यहां पे, दैट इज कॉल्ड एज Na2ZnO2। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बनता है, सॉल्ट प्लस वहां पे रिलीज होता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। तो ये क्विक मेथड है जिससे हम जल्दी जल्दी बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है ना। सो टू मेथड्स वी हैव डिस्कस्ड इन द लैब मेथड, reaction of zinc granules with dilute HCl or dilute H2SO4, reaction of zinc granules with aqueous sodium hydroxide, ठीक है। You will end up with sodium zincate salt plus hydrogen gas will be liberated. Clear, ठीक है। Number second, next one, नेक्स्ट इज द कमर्शियल मेथड। कमर्शियल स्केल पे हाइड्रोजन गैस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक। ये भी 10th क्लास में ही आपने पढ़ा है, ठीक है ना। वहां पे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है? हम वाटर को ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो क्या किया जाता है? एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ली जाएगी, उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर वाटर डाला जाएगा, ठीक है, वाटर, ठीक। और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स डिप किए जाएंगे, दो इलेक्ट्रोड्स डिप किए जाएंगे, इलेक्ट्रोड नंबर 1 एंड इलेक्ट्रोड नंबर 2, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड्स प्लैटिनम के बने होते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक। एक को कनेक्ट करेंगे विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दूसरे को कनेक्ट करेंगे विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं एनोड, और नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं कैथोड, ठीक है। अब जो वाटर है, यू नो, वाटर के बारे में आपको पता है, वाटर जो है, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसके बहुत ही कम आयन्स बनते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आयन्स का नंबर बढ़ाने के लिए इसके अंदर क्या डाला जाता है? एसिड, एसिड डाला जाता है। लेट्स से आपने H2SO4 डाल दिया, ठीक है। H2SO4 आपने जब इसके अंदर डाल दिया, उसकी वजह से क्या होगा? H पॉजिटिव आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। H पॉजिटिव आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जब H पॉजिटिव आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन यहां पे बढ़ी तो जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने
इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, ये H पॉजिटिव फौरन किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। कैथोड की तरफ जब ये मूव करेंगे, व्हाट विल हैपन, क्योंकि दिस इज रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस पे नेगेटिव चार्ज है, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, क्या प्रोसेस होगी, क्या मसला होगा, ठीक है ना। कैथोड पे क्या होगा, शाबाश, कैथोड पे होगा H पॉजिटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द कैथोड एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। एंड यू नो हाइड्रोजन एटम्स जो है दे आर अनस्टेबल, फिर क्या होगा, दूसरा H पॉजिटिव आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो दो हाइड्रोजन एटम बनाएंगे, ठीक है ना। बट यू नो हाइड्रोजन एटम्स आर वेरी अनस्टेबल, ये दो हाइड्रोजन एटम्स जो यहां पे पहले स्टेप में बने, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। तो दैट मींस अगर मुझे हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करना है, मैं वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर दूंगा यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, एंड हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पे लिबरेट होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पे लिबरेट होगा, कैथोड के ऊपर लिबरेट होगा, ठीक है। सो वी कैन सिंपली से, हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। फाइन, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया, शाबाश, ठीक है। नंबर वन, दिस वाज द फर्स्ट मेथड, ठीक। नंबर सेकंड, अगर हमें याद रखिएगा, अगर हमें हाईली प्योर काफी ज्यादा प्योरिटी में हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करना है, कितना प्योर, 99.5%। हाईली प्योर हाइड्रोजन गैस 99.5% को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए एक स्पेशल मेथड है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड। हमारी टेक्स्ट ने मेंशन किया है तो आपके नीट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ warm aqueous barium hydroxide, BaOH whole twice। बेरियम हाइड्रोक्साइड की हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। तो यहां पे भी हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, और वो जो हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगा वो 99.5% प्योरिटी में होगा। क्लियर है बात, ठीक है ना। सो एक और मेथड टेक्स्ट ने मेंशन किया है, कमर्शियल स्केल पे बेरियम हाइड्रोक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड्स करने पे हमें काफी ज्यादा प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन गैस वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, एक और मेथड जो हमने ऑलरेडी एस ब्लॉक के अंदर पढ़ा है, आप लोगों को याद होगा जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस की थी एक्वस NaCl की, इफ यू रिमेंबर, एक्वस NaCl की जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस की थी, ठीक है ना। एक्वस NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। हमने क्या बताया था, किस सेल में इसको करते हैं, कास्टनर केल्नर सेल में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl ब्राइन, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो हमें सॉल्यूशन में अल्टीमेटली क्या मिलता था, मैं यहां पे फिर से रिपीट नहीं करूंगा, आपने ऑलरेडी वीडियो देखा हुआ है, आपको जहन में अभी भी होगा कि यहां पे अंदर प्रोडक्ट हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेल के अंदर मिल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस निकलता था एज द बाई प्रोडक्ट, इफ यू रिमेंबर। यहां पे चलिए थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देता हूं यहां पे क्या होता था। अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ये हमारा एनोड है और ये कैथोड है, ये एनोड है और ये कैथोड है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Cl नेगेटिव यहां की तरफ मूव करते थे तो Cl नेगेटिव इट वुड लूज इलेक्ट्रॉन एंड इट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ Cl। दो Cl नेगेटिव्स दो Cl बनाते थे, ये दो Cl आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते थे, क्लोरीन गैस, ठीक है। क्लोरीन गैस, ये वाली रिएक्शन कहां पे होती थी, एनोड पे। कैथोड की तरफ कौन बढ़ता था, Na पॉजिटिव। कैथोड की तरफ कौन बढ़ता था, कैथोड पे बढ़ता था Na पॉजिटिव। ये Na पॉजिटिव क्या करता था, जो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन ने इधर लूज किए थे वो वाया वायर यहां तक पहुंच जाएंगे, दे विल टेक अप द इलेक्ट्रॉन्स
एंड दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम। फिर हमने बताया था ये कैथोड किसका बना होता था, कैथोड बना होता था ना मरकरी का, याद आ रहा होगा आपको, कैथोड बना होता था मरकरी का। तो हम क्या बोलते थे, ये जो सोडियम यहां कैथोड पे बना वो मरकरी के साथ क्या बनाता था, सोडियम एमलगम, ठीक है। और ये सोडियम एमलगम फिर वाटर के साथ कंबाइन होता था, वाटर के साथ कंबाइन होता था जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, और इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, एक तो NaOH बनता था, साथ में मरकरी वापस निकलता था, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी जनरेट होता था, ठीक है ना। सो this hydrogen gas can be prepared as a byproduct in the manufacture of sodium hydroxide using Kastner-Kellner cell, ठीक है। फिर से रिपीट हो गया, Kastner-Kellner cell, वहां पे क्या रिएक्शंस होती थी, तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती थी, ये वाली रिएक्शन, जहां पे अल्टीमेटली हमें कैथोड से निकलते थे बबल्स ऑफ हाइड्रोजन और एनोड से निकलते थे बबल्स ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को याद होगा, फिर से आपने इसको समझने की कोशिश की होगी, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट एक और मेथड है, एक और मेथड है जिससे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, रिएक्शन ऑफ स्टीम। हम स्टीम की रिएक्शन करते हैं, यानी वाटर की रिएक्शन करते हैं, किसके साथ, हाइड्रोकार्बन्स के साथ, या हाइड्रोकार्बन्स के साथ या कोक के साथ, कोक यानी कार्बन, ठीक है ना, एट हाई टेम्परेचर्स इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक। सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, यहां पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, शाबाश। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं एक और मेथड हाइड्रोजन के लिए, वी कैन प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस बाय रिएक्टिंग हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन यानी कोक विद स्टीम यानी वाटर एट हाई टेम्परेचर्स, एट हाई टेम्परेचर्स, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, ठीक है, एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। जनरल रिएक्शन शो करें तो हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, दिस इज योर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करूं, स्टीम के साथ, n times H2O, n times H2O, what it will do, it will result in the formation, क्या बनाएगा, शाबाश, हमें क्या प्रोड्यूस करना है, हमें प्रिपेयर करना है, हमें प्रिपेयर करना है हाइड्रोजन गैस, ठीक। सो व्हाट इट विल डू, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, n times कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2n+1 टाइम्स हाइड्रोजन, 2n+1 टाइम्स हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, 2n+1 टाइम्स हाइड्रोजन गैस, ठीक। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2n+1 टाइम्स हाइड्रोजन, ठीक है। एज एन एग्जांपल लेते हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन, लेट्स से मीथेन, मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ करें, वाटर के साथ, H2O के साथ, ठीक है, H2O के साथ, क्लियर, ठीक है ना। नाउ जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, व्हाट विल हैपन, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, प्लस इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, क्लियर, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा प्लस H2 बनेगा, ठीक है। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो हम बता सकते हैं, इट विल बी लाइक दिस, 3 टाइम्स H2, 3 टाइम्स H2 प्लस CO, ठीक है ना। जरा देखिए यहां पे n का वैल्यू क्या है यहां पे 1 प्लस 1n टाइम्स वाटर यानी 1 टाइम्स वाटर, इसने क्या बनाया, n टाइम्स CO यानी 1 टाइम्स CO प्लस 2n+1, 2 इंटू n का वैल्यू क्या था 1, 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3 टाइम्स H2, ठीक है ना। सो दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, इस रिएक्शन से हम हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, इस रिएक्शन से हम हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक। क्या याद रखना है, अगर हम स्टीम को पास करें किसी भी हाइड्रोकार्बन के ऊपर एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर ऑफ 1020 केल्विन, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट निकल फॉर एग्जांपल, ठीक है, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, काम की जो चीज हमारे पास है वो ये कि इस मिक्सचर को कौन सा मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, मिक्सचर ऑफ
कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन। फिर से मैं बता रहा हूं, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन, दिस एंटायर मिक्सचर इज व्हाट वी कॉल बाय अ स्पेशल नेम, दिस इज कॉल्ड एज वाटर गैस। इसको क्या नाम देते हैं? वाटर गैस। याद रखिएगा, वाटर गैस क्या चीज है? वाटर गैस क्या चीज है? कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड वाटर एंड हाइड्रोजन। कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन को क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज वाटर गैस, और या एक और नाम है, दिस इज कॉल्ड एज सिन गैस। सिन गैस या सिंथेसिस गैस, synthesis gas. So what is water gas? Water gas is the mixture of carbon monoxide with hydrogen. कहां से मिला हमें? हमने जब हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन स्टीम के साथ की एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, वी ऑब्टेन कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां पे हम इसको यूज कर रहे हैं एज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, बट एट द सेम टाइम वी सेड दिस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज व्हाट वी कॉल एज सिन गैस। इसको क्या नाम देते हैं? सिन गैस या सिंथेसिस गैस या वाटर गैस। ठीक है ना? सिन गैस क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट इज यूज्ड, ये मिक्सचर कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का mixture, it is used in the synthesis, it is used in the synthesis of a number of hydrocarbons, of a number of number of organic compounds, we can say number of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम इससे बना सकते हैं, इस मिक्सचर से। ठीक है ना? पर्टिकुलरली मेथनॉल, मेथनॉल की प्रिपरेशन हम इस सिंथेसिस गैस से कर सकते हैं, क्योंकि इस मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम सिंथेसाइज करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए यूज करते हैं, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना? इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? सिंथेसिस गैस और सिन गैस। ठीक है? नेक्स्ट वन, सिंथेसिस गैस और सिन गैस। नेक्स्ट वन, कोल गैसिफिकेशन। ये टर्म भी आप याद रखेंगे, कोल गैसिफिकेशन एक और रिएक्शन है। देखिए, अभी मैंने बताया कि हमने वाटर गैस को कैसे प्रिपेयर किया? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है? इसी चीज को हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं? फ्रॉम कोक। ठीक है ना? सो अगर हम क्या करें, इफ वाटर गैस इज prepared, if water gas is prepared by reaction of carbon, या coal या coke, you know, coke or coal, it is a form of carbon, allotropic form of carbon. ठीक है ना? coal or coke, if water gas is prepared by reaction of carbon, coal or coke with water, ठीक है, that process is what we call as coal gasification. इसको हम नाम देते हैं coal gasification. यानी अगर हम कार्बन, इसकी रिएक्शन किसके साथ करें? स्टीम के साथ एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है ना? यहां पे भी हमें क्या मिलेगा? वी विल अगेन एंड अप विद द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यानी हमें फिर से क्या मिल गया? सिन गैस मिल गया। जब सिन गैस को प्रिपेयर किया जाता है बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ कार्बन विद स्टीम, नॉट विद द हाइड्रोकार्बन, ठीक है, दैट प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज कोल गैसिफिकेशन. इसको हम क्या नाम देते हैं? कोल गैसिफिकेशन. याद रखिएगा टर्मिनोलॉजी. ठीक. एक और इंपॉर्टेंट चीज इसी के हवाले से, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन टेक्स्ट ने मेंशन किया हुआ है. वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, देखिए वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन का मतलब क्या है. हाइड्रोजन गैस को हमने कैसे प्रिपेयर किया? कार्बन की रिएक्शन विद वाटर या हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन विद वाटर. ठीक है ना. अब अगर हम कार्बन मोनोक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करें, अगर हम कार्बन मोनोक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करें तो हमें हाइड्रोजन गैस ज्यादा यील्ड में मिलता है, ज्यादा फास्टर मिलता है, ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है. ठीक है ना. सो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस को अगर हमें बढ़ानी है तो हाइड्रोकार्बन या कार्बन के बजाय हम कार्बन मोनोक्साइड की रिएक्शन जब वाटर के साथ करेंगे उससे हाइड्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा बनेगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस टू रिएक्शंस. दैट रिएक्शन इज व्हाट वी कॉल एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. ठीक. सो आई विल राइट द स्टेटमेंट हियर. द प्रोडक्शन
of hydrogen can be increased by reacting carbon monoxide with steam यानी H2O gas in presence of a catalyst, in presence of याद रखिएगा नाम, iron chromate as catalyst, ठीक. This process is what we call as water gas shift reaction. यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की ही रिएक्शन हमने करनी है किसके साथ? वाटर के साथ. It will result in the formation of, in presence of iron chromate, FeCrO4 iron chromate के साथ what it will do? शाबाश, it will result in the formation of CO2 plus H2. तो यहां पे वाटर गैस नहीं बन रहा है, हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन बढ़ रही है. इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? वी कॉल दिस प्रोसेस एज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन. ठीक है ना. सो दिस वाज अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. ठीक है ना. हम हाइड्रोजन गैस को कैसे प्रिपेयर करते हैं. ठीक, शाबाश. आगे बढ़ते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है ना. हाइड्रोजन की रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे, जल्दी से बात करेंगे. हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, it is inert, it is least reactive, I can say least reactive at room temperature. room temperature पे ये बहुत कम रिएक्टिव होता है. ठीक है ना. अगर आप हाइड्रोजन गैस को एज सच रखेंगे एट रूम टेम्परेचर, इट विल नॉट रिएक्ट दैट मच. ठीक है ना. रीजन क्या है? रीजन है कि हाइड्रोजन के दरमियान जो ये बॉन्ड है, ये इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा है. ठीक है ना. आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि बॉन्ड मजबूत कब होता है? जब एटम्स का साइज छोटा होता है तो उनके दरमियान एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होता है. ऑर्बिटल्स के दरमियान एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होता है. ठीक है ना. मोर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, वीबीटी कहता है, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड. ठीक है ना. एंड यू नो हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है तो इसका ऑर्बिटल सबसे छोटा है, तो इनके ऑर्बिटल्स के दरमियान जो ओवरलैपिंग होती है वो ओवरलैपिंग काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है. उस इफेक्टिव ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा? बॉन्ड काफी ज्यादा मजबूत होगा, और ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें काफी ज्यादा एनर्जी लगेगी जो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती है. तो सिंपल टर्म्स में कहें कि इट इज लीस्ट रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर. क्लियर. ठीक है ना. अब कुछ रिएक्शंस अगर हम इसको थोड़ा सा टेम्परेचर दे दें तो ये रिएक्शंस कर सकता है. ठीक है ना. नंबर 1, पहली रिएक्शन अगर हम देखें, रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ठीक, बहुत बार मैंने बताया है हाइड्रोजन इज अ हाईली इन्फ्लेमेबल गैस. इस हाइड्रोजन को अगर हमने इग्निशन दे दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये काफी तेजी के साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाता है, और ये रिएक्शन जो है ये काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है. ठीक है ना. सो रिएक्शन विद ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, वी विल कॉल दिस एज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. यानी हाइड्रोजन गैस की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी अपॉन इग्निशन. ठीक है ना. अगर हम इसको एक इलेक्ट्रिक आर्क में ले लें तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दे, व्हाट विल हैपन? हाइड्रोजन विल कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O. I can balance this reaction, H2O. ठीक है ना. समझ में आ रही है बात? So hydrogen will react with oxygen upon ignition and this reaction is highly exothermic. इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू काफी नेगेटिव होता है. ठीक है. अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एक ही कंटेनर में 100 साल तक भी ऐसे रखेंगे विदाउट इग्निशन, दे वोंट रिएक्ट. ठीक है ना. क्योंकि हाइड्रोजन लीस्ट रिएक्टिव होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर. लेकिन इसी मिक्सचर के अंदर अगर मैंने एक हल्की सी इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दी, हल्का सा इग्निशन दे दिया, इट विल वायलेंटली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ठीक है. फर्स्ट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन. नंबर सेकेंड, reaction with oxygen. Number second is reaction with nitrogen. ठीक है.
रिएक्शन विद नाइट्रोजन, ठीक। हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। एंड द प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हैबर्स प्रोसेस, ठीक। इस प्रोसेस में क्या होता है, आई कैन राइट इट लाइक दिस, हाइड्रोजन गैस, इसको हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ, ठीक है, नाइट्रोजन गैस के साथ एट ए वेरी हाई टेम्परेचर 673 केल्विन and a pressure of 200 atmospheres in presence of iron as a catalyst, in presence of iron as a catalyst, and it results in the formation of NH3 ammonia, ठीक है ना। so I can balance the reaction, N2 plus thrice H2, it gives twice NH3. this reaction is again an exothermic reaction, it's an exothermic reaction, ठीक है ना। this process is what we call as Haber's process, but ये reaction जो होती है ये एक reversible reaction होती है, ठीक है। Haber's process का मतलब क्या है, इसके बारे में आपने इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम में डिटेल में पढ़ा होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल जब समझाते हैं, ठीक है ना, तो वो ऑलरेडी आपके जहन में होगा। फिलहाल यहां पे हमें रिएक्शन के हिसाब से इसको समझाना है कि जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर एट हाई प्रेशर होती है इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एज ए कैटलिस्ट, एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज अमोनिया, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें, नंबर थर्ड, रिएक्शन विद हेलोजेंस, रिएक्शन विद हेलोजेंस, ठीक। हाइड्रोजन हेलोजेंस के साथ कंबाइन होगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स, जिनको हम हाइड्रोजन हैलाइड्स का नाम देंगे, हाइड्रोजन हैलाइड्स का नाम देंगे, या इनके लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं, वी कॉल देम एज हैलोजन एसिड्स, हैलोजन एसिड्स, ठीक है, हैलोजन एसिड्स, ठीक। सो व्हाट विल बी द रिएक्शन, वेरी सिंपल, H2 will react with X2, H2 will react with X2 and it will result in the formation of twice HX. This is what we call as halogen acid. मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, it will result in the formation of HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, it will result in the formation of हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर, ठीक है। so reaction of hydrogen with halogens will produce halogen acids, ठीक। इसी तरीके से अगर हम एक और रिएक्शन की बात करें, नंबर 4, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक। अगर हम इनकी मेटल्स के साथ रिएक्शन करें, अब जरा ध्यान दीजिए, मेटल्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा H नेगेटिव में और ये हाइड्राइड बना देगा, ठीक है ना, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, ठीक। सो रिएक्शन विद मेटल्स, आई कैन कॉल दिस रिएक्शन एज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है। I'll call this reaction as formation of hydrides, ठीक है। so metals, alkali metals की खासतौर पर अगर हम बात करें, ऑलरेडी हमने इनके बारे में बात की हुई है। so metal M when it will react with hydrogen gas, ठीक है ना, it will result in the formation of MHX, ठीक है ना, MHX, जिसको हम मेटल हाइड्राइड का नाम देंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर ये मेटल अल्कली मेटल हुआ सोडियम, तो ये सोडियम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड ऑफ द फॉर्मूला NaH। तो मैं रिएक्शन को अगर बैलेंस करके लिखूं, आई कैन राइट इट लाइक दिस, सोडियम हाइड्राइड मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक। अगर मेटल मैग्नीशियम हुआ विच इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो ये क्या करेगा, दो हाइड्रोजन्स को 2H नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट करके इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ MgH2। सो इट विल डिपेंड, X का वैल्यू क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि ये अल्कली मेटल है कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम एक और रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन नंबर 6, आई गेस रिएक्शन नंबर 6 की अगर हम बात करें, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हाइड्रोजन गैस बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है। यहां पे एक सिंपल सी रिएक्शन हम करेंगे जो 10th क्लास में भी आपने पढ़ी है, दैट्स कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन,
हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, ठीक है ना। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स क्या प्रोड्यूस करेगा? टू फॉर्म शाबाश, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स 10th क्लास में पढ़ते हैं आप ये रिएक्शन, ठीक है ना। क्या अगर फॉर एग्जांपल मैं अल्कीन इथीन ले लूं, इस इथीन की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ कर दे, इथीन की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ कर दे, एंड इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट निकल, प्लैटिनम और प्लैडियम, ठीक है ना, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, सिंपली क्या होगा, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के ऊपर ऐड हो जाएगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सो दिस वाज एन अल्कीन, हाइड्रोजनेशन जब होगी it will result in the formation of alkene, ठीक है। so these were some important chemical reactions of dihydrogen, ठीक है। अब लास्ट पे बात करते हैं इस डाइहाइड्रोजन के यूजेस के बारे में, ठीक है। नंबर 1, it is used in the manufacture of fertilizers, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में आता है। अभी हमने देखी ना रिएक्शन हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस से हमने क्या बनाया? अमोनिया। इस अमोनिया को हम डिफरेंट रिएक्शंस करके इसको हम नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अमोनिया की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे इट विल फॉर्म नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से हम नाइट्रेट्स बनाते हैं जो कि बेसिकली हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है और वही हमारे प्लांट्स टेक अप करते हैं एज फर्टिलाइजर, ठीक है ना। सो वी कैन यूज दिस हाइड्रोजन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया एंड फ्रॉम अमोनिया वी कैन फॉर्म नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हाइड्रोजन को नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में लाया जाता है, ठीक है। नंबर 2, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स 10th क्लास में पढ़ा है। ऑयल्स जो होते हैं दे आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर अगर हम क्या करते हैं, अगर हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं वो उन अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाते हैं। जैसे अभी अल्कीन्स को अल्केन्स बनाया, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जब हाइड्रोजनेशन होती है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स बन जाते हैं और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं उनको हम घी या वनस्पति कहते हैं। सो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, वी कन्वर्ट ऑयल्स इनटू घी और ऑयल्स इनटू वनस्पति यूजिंग हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी हमने बताया हम इसको बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HCl। अभी देखा HCl बनाने के लिए हम इसको यूज करेंगे विच इज ए वेरी कॉमन लेबोरेटरी रिएजेंट। हर जगह पे हर किसी लेबोरेटरी में यूज होता है, हर किसी फैक्ट्री में ऑलमोस्ट यूज होता है, क्लियर, ठीक है ना। कुछ और यूजेस की अगर बात करें तो इट इज यूज्ड इन मेटलर्जी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, जब हम ओर्स में से मेटल्स को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। ओर्स की हम बहुत सारी प्रोसेसेस करते हैं जिनको मेटलर्जिकल ऑपरेशंस का नाम देते हैं, ठीक है ना। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस करने के बाद फाइनली वी एंड अप विद लास्ट स्टेप जो हमारा होता है दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, ठीक है। याद होगा थोड़ा सा आप लोगों को, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल में हम क्या करते हैं, हम उस मेटल को जब ओर से बाहर निकालते हैं हम इसको पहले ऑक्सीडाइज करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में लाते हैं, फिर उस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में से ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन को बाहर निकालने का नाम होता है रिडक्शन और वो रिडक्शन हम करते हैं यूजिंग वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट्स। हम हाइड्रोजन को भी यूज कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सी रिएक्शन होगी, मेटल ऑक्साइड, मेटल को हमने फाइनली किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्साइड में। इसकी रिएक्शन अगर मैं हाइड्रोजन गैस के साथ कर दूं, व्हाट इट विल डू, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटल, सेपरेट हो गया, साथ में ये H2O बनाएगा, तो इसने मेटल ऑक्साइड को क्या कर दिया, रिड्यूस। तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक। नेक्स्ट वन, इट इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल, ठीक है ना। तो जो रॉकेट्स हम भेजते हैं ऊपर स्पेस में, ठीक है ना, उसके फ्यूल के अंदर हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इट्स अ वेरी क्लीन फ्यूल, ठीक है। आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे, एज ए फ्यूल हम इसको कहां पे यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन फ्यूल सेल्स, ठीक। तो जो हमारे
जो अपोलो मून मिशंस होते हैं, ठीक है ना, अपोलो मून मिशंस में जो स्पेसक्राफ्ट यूज होता है, उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक स्पेशल सेल लगी होती है जिसको हम फ्यूल सेल का नाम देते हैं, ठीक है। फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, इसके बारे में आपको 12th क्लास में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, एक सेपरेट टॉपिक है। फिलहाल यहां पे हम याद रखेंगे कि उस फ्यूल सेल में हाइड्रोजन यूज होता है एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है ना, एज वन ऑफ द रिएजेंट्स इसको यूज किया जाता है, जिससे बैटरी बनती है। उस बैटरी को हम फ्यूल सेल कहते हैं। जिस फ्यूल सेल से एनर्जी निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज करते हैं फॉर एनलाइटनिंग द स्पेसक्राफ्ट, ठीक है ना। स्पेसक्राफ्ट की जो भी एनर्जी कंसिडरेशंस होती है वो फ्यूल सेल से हम हासिल करते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस थे हाइड्रोजन गैस के बारे में, ठीक है ना। तो डाई हाइड्रोजन के बारे में हमने कंप्लीटली बात की। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।